सर फॉर द पीपल माय एज, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं पर फ्रीलांस करके काम करना चाहते हैं, छोटे पॉकेट मनी सबको चाहिए होती है जी, उसके लिए भी कुछ रेमेडीज होती हैं या फिर क्या देख सकते हैं? उसके लिए देख सकते हैं कि बेसिकली ऐसा मेरा कौन सा स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है जिसका मुझे लॉन्ग टर्म में काम करना चाहिए। सपोज आई फिगर्ड आउट कि मेरा सन अच्छा है, सो मेरा लॉन्ग टर्म गोल है कि मेरे को IAS क्रैक करना है। अब उसमें मेरे को 4-5 साल 6 साल लग जाएंगे, बट अब मुझे साइड में इनकम तो चाहिए, तो मैं देखूंगा मेरा सेकंड बेस्ट प्लैनेट कौन सा है। कई बार हमने देखा है कि सिर्फ एक पेंट की वजह से उनके घर में कई प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। सपोज किसी के घर में नॉर्थ की तरफ, जो कि एक वाटर जोन होता है वास्तव में, वहाँ पे रेड कलर का पेंट है, सो आप देखेंगे एज अ कॉन्सिक्वेंस उनके घर में अपॉर्चुनिटीज कम हो जाती है। वो कहेंगे यार हमारी अपॉर्चुनिटीज कन्वर्ट नहीं हो पा रही। इफ दे आर इनटू अ जॉब, दे विल से कि हम इंटरव्यूज दे रहे हैं बट कन्वर्ट ही नहीं हो रहे, तो है ना, ये इश्यूज आते हैं। अब अगर हम वो रेड पेंट हटवाते हैं तो वहाँ पे उनकी अपॉर्चुनिटीज आ भी जाती है और कन्वर्ट भी हो जाती है। सो दिस इज नॉट वन केस, दिस आर सेवरल केसेस। आई हैव हैड अ क्लाइंट जिनका जिम था, उनके बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स नहीं आ रहे थे, उनके सब्सक्रिप्शन ही नहीं हो पा रहे थे, तो दे वर स्ट्रेस्ड आउट कि यार कोविड अभी ख़त्म हुआ है बट पीपल आर नॉट कमिंग टू द जिम, तो क्या करें, बाकी जिम्स तो चल रहे हैं, हमारा ही नहीं चल रहा। वी डिड वास्तु ओवर देयर, दे ओवर सब्सक्राइब टू एन एक्सटेंट कि उनको एक और ब्रांच खोलनी पड़ गई। नमस्ते सभी को, मेरा नाम है दीक्षांत पिलानिया। वेलकम टू इंडियाज मोस्ट वर्सेटाइल पॉडकास्ट एके कंफ्यूज्ड इडियट्स। आज हमारे साथ हैं एक एस्ट्रोलॉजर, एक न्यूमरोलॉजिस्ट और एक वास्तु कंसल्टेंट समर्थ भार्गव जी। कैसे हैं सर? हाय दीक्षांत, आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड सर। आज मैं आपके पास बहुत उम्मीद से आया हूँ क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी एस्ट्रोलॉजर से या फिर कुछ भी सुना तो बस दावे सुने और किसी के पीछे कोई लॉजिक नहीं सुना। तो आज मैं आपके पास वो लॉजिक जानना है। Superb. I think I'll be able to help you understand this science better. अपन इसके कोर लॉजिक्स तक जाने की कोशिश करेंगे। बेसिक से शुरू करते हैं। वास्तु है क्या, क्यों है, कहाँ से है? वास्तु बहुत नया कंसेप्ट नहीं है। वास्तु सालों से होते आ रहा है। मैंने ऐसे सालों से मतलब 500-600 साल, 1000 साल पुराना भी वास्तु है। और वास्तु को अगर देखना है, सो द बेस्ट वे टू सी वास्तु एंड उसका इम्पोर्टेंस इज इन टेम्पल आर्किटेक्चर। जो भी मंदिर बनते हैं वो वास्तु के अकॉर्डिंग ही बनते हैं। एंड वाई आई एम सेइंग मंदिर, बिकॉज मंदिर जो है वो बेस्ट एग्जाम्पल है पीस और प्रोस्पेरिटी का। मंदिर एक ऐसी जगह है, नो मैटर व्हाट आप कैसा भी फील कर रहे हो, आप मंदिर के अंदर जाओगे आपकी सारी टेंशन्स दूर हो जाएंगे, आप बहुत पीसफुल फील करोगे। और पैसा फ्रंट गेट से चलकर आ रहा है, कितना ही बड़ा मंदिर हो, लोग आ रहे हैं चंदा डाल के जा रहे हैं। सो पैसा फ्रंट गेट से चलकर आए और पीस मिले, ये मॉडल हम सब मंदिरों में देख सकते हैं। और वास्तु इसी से डिराइव हुआ है। तो वही रूल्स हमने जो मंदिर के हैं वो निकाल करके हमने अपने घरों और ऑफिसों में लगाना शुरू कर दिया, सो दैट हमारी जगह वास्तु कंप्लाइंट है। और यही दो चीज़ें हमारे घर और ऑफिस में भी होने लग जाए कि पैसा फ्रंट गेट से है और हमें बहुत पीसफुल हो। वास्तु इज़ अ वेरी ओल्ड कंसेप्ट और ये आप पुराने सारे घरों में देख लेंगे फॉलो नेचुरली होता था। बीच में वेरेंडा होता था, घर में घुसने के पहले एक चौखट होती थी, टॉयलेट्स वगैरह घर के बाहर प्लॉट पे होते थे, घर के अंदर नहीं होते थे। नाउ दी रूल्स हैव ऑब्वियसली चेंज्ड बिकॉज ये जो आर्किटेक्चर है ये पिछले 100 साल में बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। एंड आफ्टर इलेक्ट्रिफिकेशन आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। आज इलेक्ट्रिफिकेशन होने की वजह से हम 400-500 फीट नीचे बोरिंग करके वो पानी भी यूज़ कर सकते हैं। हम 1000 लीटर की 10,000 लीटर की टंकियां अपने घरों की छत पे रख के वो पानी यूज़ कर सकते हैं। ये सब पहले संभव नहीं था बिकॉज इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं था, बट आज है। इस वजह से हमारा आर्किटेक्ट बहुत चेंज हो गया है। अब हम बीच में वेरांडा नहीं देते बिकॉज हवा पानी के लिए हमारे पास एसीज हैं, फैंस हैं, जो पहले नहीं था। तो ऑब्वियसली थिंग्स हैव चेंज्ड, द वे ऑफ लैंडस्केपिंग, सिटी लैंडस्केपिंग आर्किटेक्चर हैज चेंज्ड मैसिवली। लेकिन वास्तु में कांस्टेंट इसलिए रहा है बिकॉज वास्तु ने पुराने जो रूल्स थे, जो महलों के थे, जो टेम्पल्स के थे, उसको सुपर इम्पोज कर दिया इन मॉडर्न आर्किटेक्चर। सो इट वॉज रेलिवेंट बैक देन एंड इट इज रेलिवेंट टिल नाउ ऑल्सो। एंड इट इज जस्ट इन सिंपल वर्ड्स बीइंग इन हार्मनी विद द नेचर। हम जिस नेचर में रह रहे हैं हम उसके हार्मनी से रहें, हम 5 तत्वों को बैलेंस रखें, यही वास्तु है। तो सर इसमें एक छोटा सा डाउट आया जी कि जो आपने टेम्पल्स वाला एग्जांपल दिया, तो हर टेम्पल की मान्यता उतनी नहीं। तो जैसे खाटू श्याम के भी 4 मंदिर है पर एक की मान्यता बहुत ज्यादा है, बाकी 3 की नहीं। बिल्कुल। तो क्या ये वास्तु की वजह से है? बिल्कुल वास्तु की वजह से है। आप पुराने मंदिर देखो जो बहुत सालों से हैं, तिरुपति बालाजी, तिरुवनंतपुरम केरला, सोमनाथ टेम्पल, ये जो सारे मंदिर हैं ये हमेशा से ही रेलेवेंट है। इनफैक्ट अगर मैं आपको सोमनाथ की कहानी बताऊंगा, सोमनाथ में एक टाइम पे इतना पैसा आया था
कि अफगान से एक सेना आई थी उसको लूटने के लिए, हाथी घोड़े सब लेकर आए थे, और 17 बार उनको लूटना पड़ा। पहले लूटा, फिर गए, फिर वापस आए, फिर लूटा, फिर गए, ऐसे 17 बार करा, उसके बाद भी कुछ सोना बच गया। तो आप सोचो कितना पैसा आया था, और ये सब डोनेशंस था लोगों से। तिरुवनंतपुरम केरला में जो पद्मनाभ स्वामी टेम्पल है, इट इज द रिचेस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड। इट इज सेकंड टू तिरुपति बालाजी। तो ये सारे टेम्पल वास्तु के हिसाब से बने हुए हैं, इसीलिए इतनी पीस प्रोस्पेरिटी है। अब जो नए मंदिर बन रहे हैं वो इतने ज्यादा कंप्लायंट नहीं बन पा रहे, इस वजह से वहां पे उतनी मान्यता नहीं हो पा रही। तो क्या अभी राम मंदिर जो बना है इसके लिए भी वास्तु कराई गई? राम मंदिर में डेफिनेटली वास्तु हुआ है, बिकॉज हमारे नए जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है वही वास्तु कंप्लायंट है, उसी में इतना ज्यादा वास्तु देखा गया है। तो आई एम श्योर दी रूलिंग गवर्नमेंट इज प्रो वास्तु, and they have definitely taken a consultation of a vastu consultant into building of the structure. Yes, all these information do not come out, but it is for sure because parliament ka bahar aayi thi news कि it is vastu compliant, government has taken a consultation, so I am sure they are taking consultation for all the new buildings and structures that are coming up. So how can vastu help us in the new world and how is it relevant? आप देखेंगे आजकल लोग बहुत एम्बिशियस हो गए हैं and the stress levels have really gone up. आज से 50-60 साल पहले है ना, लोग इतना स्ट्रेस नहीं लेते थे, दे यूज्ड टू हैव वेरी सिंपल लाइफ। आजकल सोशल स्टेटस एंड द मीडिया दैट वी आर एक्सपोज टू, बहुत ज़्यादा एम्बिशंस हो गए हैं लोगों के, विच हैज़ लेड टू लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑल्सो, बिकॉज हमें बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ें चाहिए। वी हैव लॉस्ट दैट एसेंस ऑफ पेशेंस, जिसकी वजह से हम है ना वेट नहीं कर पाते और हम मायूस हो जाते हैं कि यार हमें तो ये मिली नहीं, मेरा फ्रेंड ने तो BMW खरीद लिया है, मैं तो आज 1 लाख रुपए की सैलरी पे ही हूँ, 1.5 लाख रुपए की सैलरी पे हूँ, व्हाट विल आई डू। तो ये जो स्ट्रेस बढ़ रहा है, इसको डील करने के लिए अगर कोई सब्जेक्ट बना है तो वो वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी ही है। आप और किसके पास जाएंगे? यू कैन गो टू अ मेंटल हेल्थ डॉक्टर, बट आपके पास बहुत लिमिटेड ऑप्शन है, वो भी आपको हो सकता है दवाइयाँ दे दें, थोड़ी काउंसलिंग कर दें, बट द रियल रीजन कि आपके साथ ये क्यों हो रहा है और ये कब तक ठीक हो जाएगा, आपका बुरा टाइम कब तक है, कब ठीक होगा, ये सारी चीजें आपको एक एस्ट्रोलॉजर या एक वास्तु कंसल्टेंट ही बता सकता है। सो इट इज मोर रेलिवेंट देन नाउ देन एनी अदर टाइम्स। पहले तो वैसे भी जीवन अच्छे थे, लेकिन अब थोड़ी प्रॉब्लम ज्यादा है, स्पेशली इन दी मेट्रो सिटीज, तो यहाँ पे वास्तु की रेलिवेंस और ज्यादा बढ़ गई है। तो इट इज रेलिवेंट एंड इट शुड बी यूज्ड। इसके साथ कुछ एग्जांपल्स हैं कि कैसे वास्तु अगर किसी जगह का, मतलब वास्तु किस किस जगह के लिए काम करता है? ऑफिस के लिए करता है? वास्तु किसी भी स्ट्रक्चर पे काम करता है। आप घर बनाए, ऑफिस बनाए, फैक्ट्री बनाए, जहाँ पे भी 4 दीवारी है वहाँ पे वास्तु है। सो आपका वहाँ से मोटिव क्या है? ऑफिस से आपका मोटिव है पैसा कमाना, क्लाइंट्स का सेटिस्फेक्शन, आपका स्टाफ रुक जाए। तो जब वास्तु ऑफिस का करते हैं तो हम इन चीज़ों को माइंड में रख के करते हैं। घर से हम क्या देखते हैं? हमारी हेल्थ, हमारे रिलेशनशिप्स, हम लोग पैसा भी देखते हैं, सीधी सी बात है, हम अपनी सोशल कनेक्टिविटी भी देखते हैं, बहुत सारी चीजें देखते हैं। तो घर में हम वो सब चीजों को ध्यान में रखते हुए वास्तु करते हैं। तो वास्तु दोनों जगह का होना क्यों इंपॉर्टेंट है? आप 15-16 घंटे तो अपने घर में ही हैं, 8 घंटे तो आप सीधा सीधा सो रहे हैं, फिर सुबह आपने थोड़ा टाइम बिताया, शाम को थोड़ा टाइम बिताया, और 8 घंटे आप अपने ऑफिस में हैं। तो घर का वास्तु ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप मैक्सिमम टाइम अपनी लाइफ का वहां पे स्पेंड कर रहे हैं। फिर 7-8 घंटे आप अपने ऑफिस में आ रहे हैं और वहां से आपका काम चलना है, तो वो एरिया भी इंपॉर्टेंट है। तो जब आप इन दोनों जगह का वास्तु करोगे, और आपकी कुंडली में एक थोड़ा सा टफ टाइम भी है क्योंकि प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, दशाएं चेंज हो रही हैं, तो जाहिर सी बात है खराब दशा भी आएगी। उस दशा में भी अगर आप एक अच्छे वास्तु कंप्लायंट स्ट्रक्चर में हो तो आपको वो दशा इतना ज्यादा हिट नहीं करेगी, यू विल सेल थ्रू इट स्मूथली, एंड दैट इज द पावर ऑफ वास्तु। सो एस्ट्रोलॉजी इज प्लानिंग, वास्तु इज सॉल्यूशंस। आप कुछ ऐसे मेजर टॉपिक्स बता सकते हो, कोई पॉइंट्स बता सकते हो कि जो एक घर बनाते हुए ध्यान में रखना चाहिए? बिल्कुल, देखो मेजर पॉइंट्स ये हैं, वास्तु इज ऑल अबाउट हवा पानी। आपके घर में लाइट आनी चाहिए, नेचुरल लाइट आनी चाहिए और हवा आनी चाहिए, दैट इज द कोर ऑफ वास्तु। हवा पानी आना चाहिए। सेकेंड इज, अपने घर में आप कभी भी वॉल पेंट करवा रहे हैं, सो यूज पेस्टल कलर्स, लाइट कलर्स का यूज करें, पेस्टल कलर्स का यूज करें। बहुत ज्यादा डार्क कलर किसी ना किसी तरीके की प्रॉब्लम के साथ आते हैं। आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि जब भी आप टॉयलेट्स प्लान कर रहे हैं, वो आप एंड वॉल की तरफ कर रहे हैं, घर के बीच में नहीं कर रहे। जितना आप कोने में ले जा सकते हैं उतना कोने में लेके जाएं। स्लीपिंग पोजीशन में आपका सर साउथ की तरफ हो, ईस्ट की तरफ हो, दिस इज प्रेफर्ड, है ना। जो बेसिक्स होते हैं कि किचन अग्निकोण में हो या वायु में हो, बेडरूम आपके साउथ वेस्ट में होना चाहिए, जो आपका स्लोप है घर का वो साउथ वेस्ट ऊंचा होना चाहिए, नॉर्थ वेस्ट नीचा होना चाहिए। ये सब चीज़ों का भी अगर आप ध्यान रख लेंगे 5-7 पॉइंट का, तो भी आपने लगभग 60-70% वास्तु तो अच्छा कर लिया। बाकी 30-40% आप एक कंसल्टेशन लेके उसको और बेटर कर सकते हैं।
बट ये बेसिक चीजें होती हैं जो हमें बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए व्हाइल प्लानिंग आवर स्ट्रक्चर्स। तो मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन्होंने वास्तु के हिसाब से अपना घर हाँ बनाया, हाँ। बट दे आर स्टिल फेसिंग प्रॉब्लम्स। अब ये ऐसा नहीं है कि वास्तु इज लाइक प्रॉब्लम्स ही नहीं आएंगी मेरी लाइफ में, मैं तो वास्तु कंप्लाइंट घर में रह रहा हूँ, नो आई विल बी वेरी हेल्दी, मेरे पास हमेशा पैसा आते रहेगा, मैं हमेशा हैप्पी रहूंगा। इट्स नेवर लाइक दैट। देयर विल ऑलवेज बी डार्क क्लाउड्स इन योर लाइफ, है ना, वो तो इनएविटेबल है, दैट इज द नेचर्स लॉ। अच्छा समय है तो बुरा समय भी है। अच्छे वास्तु में रहने से फायदा ये होगा कि बुरा समय आपको बहुत ज्यादा हिट नहीं करेगा। यू विल हैव ऑल दी हेल्प विच इज रिक्वायर्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। सपोज आपके घर में कोई बीमार पड़ा लेकिन आपका घर वास्तु कंप्लाइंट है, सो यू विल सी कि आपको अच्छी एडवाइस मिल जाएगी, प्रॉब्लम जल्दी डायग्नोस हो जाएगी, देयर विल बी लॉट ऑफ रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स जो आपको सपोर्ट करने के लिए खड़े हैं, एंड दैट इज ऑल दी हेल्प वी नीड इन दी टफ टाइम्स, राइट। वो उस प्रॉब्लम को हटा नहीं पा रही है वास्तु, लेकिन हटा नहीं पा रहा वास्तु उस प्रॉब्लम को, लेकिन आपको उससे डील करने के लिए रिक्वायर्ड रिसोर्सेज दे रहा है, आपको इक्विप कर रहा है, विच आई थिंक इज अ ग्रेट डील। और जैसे आपने कहा कि हवा पानी पॉजिटिव रहेगी तो जी वैसे रिकवरी फास्ट है। 100%, वो तो है ही ना, आपका एम्बियंस बहुत मैटर करता है। दैट्स व्हाई आजकल हॉस्पिटल्स में स्वीट रूम हो रहा है। दे आर मेकिंग हॉस्पिटल्स आल्सो लाइक होटल्स, कि आप वहाँ पे रहोगे तो आप मेंटली खुश रहो कि हाँ यार मेरा रूम इतना अच्छा है, यहाँ पे सब कुछ इतना साफ सुथरा है। वो हॉस्पिटल वाला डिंजी सा आसपास पेशेंट्स दिख के वो वाला फील नहीं आ रहा, बिकॉज जितने आप साइकोलॉजिकली खुश हो गए उतने आप मेडिकली जल्दी फिट हो गए। सो दैट्स व्हाई हॉस्पिटल्स आर आल्सो बिकमिंग लाइक अ 5 स्टार होटल्स। सो दैट इज द मेन, इट ऑल बॉइल्स डाउन टू वास्तु। पेंट से क्या फर्क पड़ता है? पेंट से ये फर्क पड़ता है, सपोज आई डोंट फील गुड इन वेयरिंग येलो शर्ट फॉर एग्जाम्पल, एंड इफ आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग एंड आई एम वेयरिंग अ येलो शर्ट, obviously my confidence level will go down. But if I'm wearing a black shirt in which I feel very confident, my meeting will definitely go good. So अगर मेरे कपड़े पहनने से मेरी साइकोलॉजी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट है, तो मेरे घर में जो पेंट है वो तो मुझे रोज देखना है 24/7, तो उसका भी डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है कि मैं अपने घर में कितना पीसफुल फील कर रहा हूँ। अगर लाल कलर मेरे को बहुत बॉदर करता है, मेरे कमरे में सामने लाल कलर की बड़ी सी दीवार है जिसको मैं देख के उठ रहा हूँ और देख कर ही सो रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मैं चिड़चिड़ा हो जाऊंगा, मेरा गुस्सा बढ़ जाएगा, बिकॉज रेड कलर डिनोट्स फायर, तो मेरा गुस्सा बढ़ जाएगा, इरिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो वो उसका कॉन्सिक्वेंस है। इट्स ऑल कॉज एंड इफेक्ट। जो मैं देखता हूँ, जहाँ मैं रहता हूँ, जो मैं हवा ले रहा हूँ, जो मैं पानी पी रहा हूँ, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट मेरी पर्सनैलिटी के ऊपर पड़ता है। ऐसे कोई एग्जांपल्स भी हैं सर कि जैसे किसी के घर पे कोई प्रॉब्लम हो, उन्होंने आपसे कंसल्ट किया हो और हाँ, पेंट चेंज का आपने रिकमेंड किया? लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स। तो जनरली रेमेडीज, ये रेमेडियल बात हो गई। रेमेडीज जनरली वास्तु में होती है कि अगर कोई चीज़ गलत बनी हुई है तो हम उसको तोड़ के सही करें, दैट इज द बेस्ट वे। बट बहुत लोग नहीं कर पाते, तो हम उनको ही सजेस्ट करते हैं कि कई बार हमने देखा है कि सिर्फ एक पेंट की वजह से उनके घर में कई प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। सपोज किसी के घर में नॉर्थ की तरफ, जो कि एक वाटर जोन होता है वास्तु में, वहाँ पे रेड कलर का पेंट है, सो आप देखेंगे एज अ कॉन्सिक्वेंस उनके घर में अपॉर्चुनिटीज कम हो जाती है। वो कहेंगे यार हमारी अपॉर्चुनिटीज कन्वर्ट नहीं हो पा रही। इफ दे आर इनटू अ जॉब, दे से कि हम इंटरव्यूज दे रहे हैं बट कन्वर्ट ही नहीं हो रहे, तो है ना, ये इश्यूज आते हैं। अब अगर हम वो रेड पेंट हटवाते हैं तो वहां पे उनकी अपॉर्चुनिटीज आ भी जाती है और कन्वर्ट भी हो जाती है। सो दिस इज नॉट वन केस, दिस आर सेवरल केसेस। पीपल कैन एक्चुअली चेक। अगर घर में बहुत ज्यादा रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं, आपस में लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, डेफिनेटली उनके साउथ वेस्ट के अंदर ग्रीन कलर का डोमिनेंस होगा, या तो ग्रीन कर्टन्स होंगे, वॉल पे ग्रीन कलर होगा, या बहुत ज्यादा पेड़ पौधे लगा रखे होंगे। एंड व्हेन दे रिमूव इट, दे विल सी फॉर देमसेल्व्स की रिलेशनशिप्स बेटर होने लग गए। एंड दैट इज द पावर ऑफ वास्तु, क्योंकि वो कलर की वजह से उनकी साइकोलॉजी सबकॉन्शियसली अफेक्ट हो रही है, एंड दे आर सीइंग दैट कॉन्सिक्वेंस। तो कलर चेंज करके हमने रिलेशनशिप्स भी ठीक करे हैं, वी हैव गॉट पीपल बेटर अपॉर्चुनिटीज, वी हैव मेड देम मोर प्रॉस्पेरस, वी हैव मेड देम मोर हेल्दियर। सो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। मैं चाहता हूँ कि आप वो जो पॉइंट अभी आपने मेरे साथ शेयर किया, जो मिठाई की दुकान वाला, हाँ वो भी एक बार हमारे हाँ। सो ऑडियंस। दिस इज अ जनरल रूल। कुछ जनरल रूल्स होते हैं, जैसे पानी का कलर हमें ब्लू दिखता है ना, रात में काला दिखता है, कई बार ग्रे भी दिखता है, तो ब्लू ब्लैक ग्रे ये पानी के कलर बोल सकते हैं, है ना। सो अगर पानी की कोई भी ब्रांड है, बॉटल्ड वाटर दे रही है, अगर वो इन कलर्स की है या ग्रीन कलर की है जो कि एक फ्रेंडली कलर है, तो वो ब्रांड बहुत अच्छी चलेगी। अगर रेड कलर की पैकेजिंग कर दी, सो यू वोंट सी देम सस्टेनिंग इन द मार्केट फॉर लॉन्ग। सिमिलरली आप पैन इंडिया या कहीं पे भी कोई मिठाई की दुकान देख लीजिए, मिठाई के लिए 2 प्लैनेट्स होते हैं, जुपिटर एंड मंगल। जुपिटर का कलर येलो, मंगल का कलर लाल। तो जुपिटर एंड मंगल यानी कि रेड और येलो कलर के कॉम्बिनेशन में जो भी मिठाई की दुकान खुलती है, उसके 99% चांसेस होते हैं कि वो बहुत अच्छा करेंगे। आप कहीं पे भी कोई भी मिठाई की दुकान सर्च कर लीजिए गूगल पे, सी देयर बोर्ड, दे विल हैव अ रेड एंड येलो कलर। सो ये एक
प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है, वो वाली चीज है। पर सर अगर क्लोथिंग ब्रांड के लिए देखा जाए हाँ तो गुची है, ग्रीन कलर का है, नाइकी है, सबके अलग अलग कलर्स हैं। आप देखोगे कि हर कलर का ब्रांड मिल जाएगा। करेक्ट। तो उनके लिए कोई स्पेसिफिक नहीं होता? बिल्कुल स्पेसिफिक होता है। दे हैव टू बी कलरफुल। दे आर वीनस डोमिनेटेड। वीनस इज ऑल अबाउट ग्लिटरी, वीनस इज ऑल अबाउट कलरफुल। सो दैट्स व्हाई वो जितने मल्टीपल कलर्स यूज करेंगे अपनी ब्रांडिंग में, वो उतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो उनकी स्पेलिंग्स का बहुत फर्क पड़ता है। क्या ज़ारा एकदम बेसिक है? बिल्कुल बेसिक है। तो इट केटर्स टू ऑल्सो ऑडियंस जिनको ब्रांड पहनी है लुई विटॉन, लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ज़ारा कॉपीज इट्स डिजाइन और वो उनके लिए अफोर्डेबल बनाता है। तो ज़ारा का जो टारगेट ऑडियंस है दैट इज ऑल्सो वेरी स्पेसिफिक, जनरल लोग भी अच्छी ब्रांड्स का कॉपी पहन सके एंड दे स्टिल फील दैट दे आर वेयरिंग अ ब्रांड। ज़ारा का कोई भी दुनिया में डिजाइन आ जाता है ना, सबसे पहले ज़ारा कॉपी करता है और फिर वो अपने स्टोर पे लाता है। तो उसका गेम प्लान ही वही है। आपका जो मोटिव है ना अपनी ब्रांड को लेकर, उस हिसाब से आपको कलरिंग और स्पेलिंग्स रखनी चाहिए। दैट विल अफेक्ट अ लॉट। आपने बताया कि आप चाहते हो कि आपके घर में भी पैसा आए, आपके ऑफिस में भी पैसा आए, तो उसके लिए भी कुछ ऐसी रेमेडीज होती हैं? बिल्कुल 100% होती है। पैसे की जो डायरेक्शन होती है वास्तु में, वो नॉर्थ होती है, साउथ ईस्ट होती है और साउथ वेस्ट होती है। सो फंडामेंटल तो ये है कि आप इसमें कुछ गलत ना करें। यहाँ के जो कलर्स डिफाइंड है वो यूज करें। यहाँ पे आप टॉयलेट्स और स्टोर ना बनाएं, अवॉइड करें, एंड वास्तु के हिसाब से इसको बैलेंस्ड रखें। अगर आप ये 3 चीजें करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपको अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, कन्वर्ट भी हो रही हैं। 2-3 ट्रिक्स हैं। अगर आपके पास ईस्ट और नॉर्थ में ओपन स्पेस ज्यादा है, सो कोशिश करके वहाँ पे गार्डन बनाए और वहाँ पे एक पानी का कोई सिस्टम कर दीजिए, जैसे कि आपने अंडरग्राउंड टैंक बना दिया या आपने स्विमिंग पूल बना दिया, और कुछ नहीं तो आपने पानी भर के ही रख दिया वहाँ पे। तो इससे भी आप देखेंगे कि अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा आती है, बिकॉज वो वाटर एलिमेंट है और हम वहाँ पे पानी ही लगा रहे हैं। तो हम वी आर गेटिंग इन कॉन्वर्जेंस विद द नेचर। हम नेचर के रूल्स को मान के उसकी तरह उसमें अपने आप को ढाल रहे हैं। तो सीधी सी बात है, जो हमारा मोटिव है पैसा आना, अपॉर्चुनिटीज आना, वो आएंगी। सो ये तो इट्स वेरी इजी इन वास्तु। अगर मैंने मेरा घर बना लिया है ऑलरेडी और मैं कुछ अभी मतलब मैंने बनाया ही है, फिर उसके बाद मेरे को याद आया कि आपसे गाइडेंस लेनी चाहिए, तो फिर मैं तोड़फोड़ भी नहीं करना चाहता। बिल्कुल, उसमें भी कुछ रेमेडीज हो सकती हैं? उसमें भी रेमेडीज होती हैं। वैसे तो इट इज बेटर जिस दिन आपके दिमाग में थॉट आ जाए ना कि मुझे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है, दैट इज व्हेन यू पुट अ वास्तु गाइड इनटू अ लूप। हम आपके साथ जाएंगे, आपको लैंड चूज करवाएंगे, उस पर आपके हिसाब से एक अच्छा नक्शा बनाएंगे एंड विल मेक श्योर कि आप इनॉग्रेशन तक वी आर हैंड होल्डिंग यू। बट अगर आप फ्लैट में जा रहे हैं जो ऑलरेडी बना हुआ है, एक रेडी टू मूव इन फ्लैट है, और वहां पे आपको तोड़फोड़ की अलाउ भी नहीं कर रहे सोसाइटी, तो उस केस में वी हैव मेटल रेमेडीज। तो हम ये मानते हैं कि वास्तु 5 तत्वों पे बना है, दैट इज वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस। हर इस एलिमेंट का एक मेटल है। पानी का मेटल है एल्यूमिनियम, एयर का एलिमेंट है स्टेनलेस स्टील, फायर का एलिमेंट है कॉपर, ब्रास जो है वो अर्थ का एलिमेंट है, और आयरन जो है वो स्पेस का एलिमेंट है। सपोज मेरा फायर एलिमेंट वीक है, आपके घर में मैं देखा है साउथ ईस्ट में वीक आ रहा है, थोड़ा सा बार चार्ट में कम आ रहा है, सो मैं वहां पे कॉपर के कुछ मेटल लगा दूंगा, हीलिक्सिस बोलते हैं उनको, वो लगा के मैं उसको बैलेंस कर लूंगा। तो मैं कोई तोड़फोड़ नहीं कर रहा, मैं सिंपल दीवार में एक कील ठोक के कुछ चीजें लटका दूंगा, या जमीन में एक 2-3 इंची का ड्रिल करके कुछ मेटल के आइटम्स डाल दूंगा अंदर, और उससे आपका वास्तु बैलेंस हो जाएगा। सो ये रेमेडीज हैं जो कि इजीली हो सकती है किसी भी स्ट्रक्चर में, एंड तोड़फोड़ की हमें बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती। आजकल 99% वास्तु में तोड़फोड़ की जरूरत नहीं पड़ती, इन रेमेडीज से ही हम रिजल्ट्स ले सकते हैं। और सर कितने बड़े हो सकते हैं रिजल्ट्स? रिजल्ट्स लाइफ चेंजिंग हो सकते हैं। आई हैव हैड केसेस जहाँ पे फैक्ट्री से क्यूनेट हो गई थी, वो प्लांट बिल्कुल चलना बंद हो गया था, वी डिड रेमेडीज एंड इट स्टार्टेड वर्किंग अगेन, और उसमें प्रॉब्लम्स मिनिमल के बराबर आ रही है। लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग चेंजेस। आई हैव हैड अ क्लाइंट जिनका जिम था, उनके बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स नहीं आ रहे थे, उनके सब्सक्रिप्शन ही नहीं हो पा रहे थे, तो दे वर स्ट्रेस्ड आउट कि यार कोविड अभी खत्म हुआ है बट पीपल आर नॉट कमिंग टू द जिम, तो क्या करें, बाकी जिम्स तो चल रहे हैं, हमारा ही नहीं चल रहा। वी डिड वास्तु ओवर देयर, दे ओवर सब्सक्राइब टू एन एक्सटेंड कि उनको एक और ब्रांच खोलनी पड़ गई। सो ये सारी चीज़ें वास्तु में पॉसिबल है। दिस इज लाइफ चेंजिंग रिजल्ट्स जो लोगों की लाइफ में, आज किसी की फैक्ट्री नहीं चल रही, उसका पूरा लाइफ अफेक्ट हो गया उस वजह से, उसके घर में भी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, फाइनेंशियली वो जीरो हो गया, ही कैन नॉट रीस्टार्ट हिज करियर, एंड देयर इफ अ वास्तु गाय कुड रेक्टिफाई इट एंड मेक दैट फैक्ट्री वर्क, उसके लिए तो वो लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग है ना। बट डू यू थिंक कि वास्तु एक लग्जरी है? वास्तु इज अ बेसिक क्योंकि लग्जरी जो आपने मुझे बताया कि हाँ। मेटल भी, मान लो
आप 1,000 रुपए की भी रेमेडीज बताओ। मैं रिक्शा चलाता हूँ जी मेरे पास तो 1,000 ही रुपए हैं, जी उससे अगर मैं रेमेडीज करा लूंगा तो घर पे कुछ नहीं बचेगा। बिल्कुल। देखिए इट्स अबाउट, ये एक बेसिक लग्जरी है, ठीक है। आज मैं ये नहीं बोल सकता कि गाड़ी होना इज अ लग्जरी। गाड़ी आज एक नेसेसिटी बन गई है, चाहिए ही है ना। फैन होना, एसी होना इज ऑलमोस्ट लाइक अ बेसिक थिंग विच यूज टू बी अ लग्जरी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, बट आज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आई थिंक अगर आप रिक्शे वाले का एग्जाम्पल दे रहे हो, रेमेडीज उसके भी हो सकती है ना। 1,000, 1,200, 1,500 रुपए की अगर बात है, आई थिंक ये आज एक बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। अगर उनको वास्तु की इंपॉर्टेंस समझाई जाए और उनको बात समझ आ गए, वो अरेंज कर सकते हैं वो पैसा, पर आपकी फीस भी तो है 5,000 10,000। देखिए दैट इज व्हाई आई मेक अ लॉट ऑफ रील्स। अपन ऐसा पॉडकास्ट कर रहे हैं बिकॉज जितना हो सके आई ट्राई टू स्प्रेड दिस नॉलेज। सो आई बिलीव इन टू डू इट योरसेल्फ वास्तु। नॉट एवरीवन कैन कम टू मी। उससे आपका क्या बेनिफिट है? मेरा ये बेनिफिट है कि इट्स नॉट अबाउट द बिजनेस फुल्ली, ऑब्वियसली मनी इज अ मेजर पार्ट ऑफ इट, बट मोर देन दैट आई एम इन लव विद द सब्जेक्ट। मेरे को चाहिए कि ये सब्जेक्ट की पावर को लोग समझें और अपने आप को बेहतर बना सके, बिकॉज मैं हर किसी इंसान तक नहीं पहुंच सकता। और वास्तु कंसल्टेंट्स की डर्थ है, पूरे वर्ल्ड में डर्थ है, बहुत कम है हम लोग। सो इट इज बेटर कि हम अवेयरनेस स्प्रेड करें सो दैट एक बेसिक लेवल ऑफ वास्तु तो लोग करके एक ग्राउंड जीरो लेवल पे आ जाए। वहां से ऊपर ले जाना है तो हमारी फीस दो, हम आपको ऊपर ले जाएंगे वहां से, बट एटलीस्ट हम नेगेटिव में ना हो। वो चीज वी इंश्योर थ्रू स्प्रेडिंग आउट लॉट ऑफ फ्री एडवाइसेस एंड लॉजिक्स, तो दैट वी मेक श्योर। उससे भी बेनिफिट है कि अगर वो लोग रेमेडी खुद से करके वास्तु में मानने लग जाते हैं तो ऑब्वियसली दे विल कम टू यू कि अगर हमने खुद ने इतना कर लिया बिल्कुल तो आप कितना कर लोगे। एंड वी ऑलवेज मेक श्योर कि मैं लाइव सेशंस ले रहा हूँ इंस्टाग्राम पे। आई रिप्लाई टू एवरी मैसेजेस माई सेल्फ। अगर आपको कोई एडवाइस लेनी है एंड यू आर नॉट इकोनॉमिकली गुड, if it's in my time allows it, I will definitely answer you। मैं बहुत सारी ऐसे लोगों को एडवाइस ऐसे ही दे देता हूँ। आई ऑलवेज से कि मेरे को घर बुलाओ एक बारी कंसल्टेशन के लिए, मैं उसमें आपको 10-15 एडवाइस तो वैसे ही दे दूंगा। आफ्टर दैट वी स्टार्ट वर्किंग। बट अगर आप वो 10-15 एडवाइस भी मान लोगे तो आप अभी से तो बहुत बेहतर पोजीशन में आ जाओगे। कंसल्टेंट्स की फीस किस रेंज में होती है? कंसल्टेंट यार देखो, ये तो प्रोफेशन है, इसमें तो कुछ भी फीस रख लो फिर आप। भी जैसे स्कूल की है तो मान लो 1,000 रुपए से 5,000 हाँ, सो जनरली इसमें जो फीस स्ट्रक्चर होता है वी डू इट लाइक पर स्क्वायर फीट बेसिस। जैसे आर्किटेक्ट्स एंड ऑल आल्सो चार्ज ऑन द स्क्वायर फीट बेसिस। सो एक स्टैंडर्ड बनाने के लिए टू ए सर्टेन, जैसे 5,000 स्क्वायर फीट या 10,000 स्क्वायर फीट तक का कोई भी स्ट्रक्चर है, सो वी चार्ज एक्स अमाउंट पर स्क्वायर फीट। और अगर बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, 1 लाख 2 लाख 5 लाख, बड़े फैक्ट्रीज है, वेयर हाउस है, सो वी डू अ लमसम डील। इट इज अ लिटिल एक्सपेंसिव बट यू अंडरस्टैंड इट इज एन एक्सपेंस फॉर लाइफ। एक जगह पे अगर वास्तु कर दिया ना तो वो हमेशा वैलिड रहता है, चाहे आप उस पर 50 साल काम करो। ऐसा नहीं है कि आज वास्तु कर दिया अब 1 साल बाद रिन्यू करना पड़ेगा। इट्स नेवर लाइक दैट। और फिर अगर कोई 1 करोड़ का घर बना रहा है, 1 करोड़ का, मैं तो बोलता हूँ जैसे रजिस्ट्री में एक अमाउंट फिक्स देते हैं ना आप लोग की 4-5%, 6% तो सरकार को रजिस्ट्री अमाउंट देना ही है। मैं बोलता हूँ 1-आधा% है ना वास्तु वाले के लिए भी निकाल दो, बिकॉज वो आपके लिए उस घर में पीस और प्रोस्पेरिटी इंश्योर कर देगा, दैट इज फॉर श्योर। तो आप वो पैसा साइड रख लो। जहाँ 1 करोड़ लगा रहे हो, आपके 1 करोड़ 1 लाख रुपए लग जाएंगे, 1 करोड़ 5 लाख रुपए लग जाएंगे, इट वोंट मेक अ डिफरेंस। बट आप उस घर में पीसफुली रहोगे और यू विल हैव समवन टू कॉल कि यार मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, हमारे घर में हेल्थ इशू है, इसको ठीक कर दे। एटलीस्ट यू विल हैव समवन टू कॉल। बिकॉज अगर आप नहीं लूप में लेते, आप अपने आर्किटेक्ट को फोन नहीं करोगे ना, यार कि क्या नक्शा बना दिया तूने, इससे मेरे प्रॉब्लम आ रही है। यू वोंट एड्रेस सच इश्यूज। Only we are the guys who are going to address all these issues that happens in your life, be it personal or professional problems. We are the guy you contact. तो सर ये जो आप 3 फील्ड्स में काम करते हैं जी, तो क्या ये तीनों आपस में कनेक्टेड है? हाँ, मतलब मोटिव सबका सेम है, पीस एंड प्रोस्पेरिटी। इनके पीछे तरीके अलग है, हाँ, बट एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी इज मोर टू डील विद ह्यूमंस। वास्तु इज मोर टू डील विद स्ट्रक्चर्स। वास्तु इंसानों का नहीं होता, जगहों का होता है ना। बेसिकली दशा पता चलती है एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी से, और वास्तु से दिशा पता पड़ती है। दशा और दिशा दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार दशा खराब होती है ना, तो दिशा बदलने से, हवा पानी बदलने से लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग रिजल्ट्स आ जाते हैं। सो आई ऑलवेज से कि दशा की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, क्योंकि वही हमारे हाथ में है। मैं एक सर्टेन डेट पे, एक सर्टेन टाइम पे, एक सर्टेन जगह पे पैदा हो गया, तो वो कुंडली बन गई मेरी, और अब मैं वो चेंज नहीं कर सकता। वो एक PDF फाइल है जिसको मैं सिर्फ पढ़ सकता हूँ, एडिट नहीं कर सकता। मेरे हाथ में क्या है, मैं अपनी जगह बदल सकता हूँ। मैं एक X जगह पे रह रहा था, मैं अपना शहर बदल सकता हूँ, मैं अपने आसपास के लोग बदल सकता हूँ, वो मेरे हाथ में है। सो मैं उस पर ज्यादा बैंक करूंगा और मेरे को उससे ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे।
सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंस है, बिकॉज वास्तु एक्चुअली आपको सोल्यूशन दे सकता है, एस्ट्रोलॉजी सिर्फ प्लानिंग देगी। आप यूजुअली देखोगे एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास लोग जाते हैं, हमारी शादी नहीं हो रही, एस्ट्रोलॉजर आपको बोलेगा नेक्स्ट ईयर जून तक 100% शादी हो जाएगी, आपके ग्रह टोटली फेवरेबल है, एंड ही इज राइट, ही इज नॉट रॉन्ग। बट आप अगले जून में उसके पास जाओगे, आप बोलोगे शादी तो हुई नहीं, फिर वो आपको बोलेगा नहीं दिसंबर में हो जाएगी, फिर दिसंबर में दी सेम थिंग हैपन। अब उसको भी समझ नहीं आएगा कि यार दशा तो ठीक थी, क्यों नहीं हो रही शादी। अब उस इंसान के घर में अगर वास्तु में साउथ ईस्ट ही कटा हुआ है, तो वो कितनी ही कोशिश कर ले उसकी शादी नहीं होगी। साउथ ईस्ट अग्नि के गुण है, कोई भी ऑस्पिशियस काम के लिए अग्नि जरूरी है ना। अगर साउथ ईस्ट कटा हुआ है, शादी में डिले आता ही आता है। तो घर में वास्तु खराब है और आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाए जा रहे हो, दैट इज नॉट राइट। तो आपको एस्ट्रोलॉजर से प्लानिंग लेनी चाहिए, और वास्तु कंसल्टेंट से उस प्लानिंग को मैनिफेस्ट करने के लिए घर को उस हिसाब से कंप्लाइंट करवाना चाहिए। दैट इज व्हेन यू गेट रिजल्ट्स। तो हर चीज इंपॉर्टेंट है, सबको साथ यूज करना चाहिए, इट इज अ बंडल। एस्ट्रोलॉजी इज रिलेटेड टू वास्तु, वास्तु इज रिलेटेड टू न्यूमरोलॉजी, न्यूमरोलॉजी इज मे बी रिलेटेड टू रेकी, और मे बी मंत्र, और मे बी पूजा। अब प्रॉब्लम ये है, आई विल टेल यू समथिंग, लोग है ना हर चीज के पीछे साइंस ढूंढते हैं, एंड इट इज अ वेरी न्यू कंसेप्ट। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले बहुत लोग साइंटिफिक लॉजिक में नहीं जाते थे। ये कुछ 50-100 साल से प्रैक्टिस हो रही है कि लॉजिक्स ढूंढ रहे हैं। नेटिव मेडिसिन एंड एग्रीकल्चर एक साइंस है जो कि ऑब्जर्वेशनल साइंस है। बहुत सालों तक लोगों ने क्लाइमेट को जज करा, सॉइल को जज करा, उस हिसाब से क्रॉप्स उगाना शुरू करा। तो वो एक ऑब्जर्वेशनल साइंस बनी है, ठीक है। वो कोई डिफाइंड साइंस नहीं थी। और साइंस के प्रिंसिपल तो जो 400 साल पहले थे वो गलत प्रूफ हो गए ना आज। 400 साल पहले वी यूज्ड टू बिलीव कि अर्थ फ्लैट है और सूर्य जो है अर्थ का चक्कर काटता है। आज वो चीज प्रूव हो चुकी है कि ऐसा नहीं है, ठीक है। तो साइंटिफिक टेम्पर आजकल लोगों का थोड़ा ज्यादा हो गया। वास्तु इज एन ऑब्जर्वेशनल स्टडी, वो एक पैटर्न रीडिंग है। बहुत सारे लोगों के साथ अगर उनका नॉर्थ में गेट था या साउथ वेस्ट में उनके मास्टर बेडरूम था, तो उनके साथ ये हुआ, उससे एक रूल बना दिया गया। सो इट इज एज गुड एज नेटिव मेडिसिन और एग्रीकल्चर। उसकी यूजफुलनेस बस लोगों को नहीं पता, एग्रीकल्चर की पता है तो उसको एक्सेप्ट कर लिया। न्यूटन ने बोला था उसकी यूनिफाइड थ्योरी में कि एनी मास एनी मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, है ना। तो ये जो मैटर है, ये जो ईंट पत्थर है जिनसे हम घर बना रहे हैं, हम इसको एक स्ट्रक्चर दे रहे हैं, हम उसको एक एनर्जी का फॉर्म दे रहे हैं। तो आइंस्टाइन ने ये बात बोली गई थी। तो वही तो चीज हो रही है, हम एक मैटर को एक स्ट्रक्चर में बना रहे हैं सो दैट वी अचीव आवर रिजल्ट्स। सो वास्तु इज ऑल्सो अ साइंस, इट इज एज गुड साइंस एज एनी अदर साइंस। तो उसको यूज करना चाहिए, उसको सुपरस्टिशन साइड में रखना चाहिए, उसके पीछे का लॉजिक देखना चाहिए, एंड यू शुड अप्लाई इट, डेफिनेटली यू विल गेट रिजल्ट्स। द प्रॉब्लम इज मैं इसको E=mc² की तरह प्रूव नहीं कर सकता, मैं इसको फॉर्मूले में नहीं डाल सकता, बिकॉज इंटेलिजेंट लोग इस फील्ड में नहीं है। कोई भी ये नहीं बोलता कि मेरा बच्चा बड़े हो गया ना वास्तु कंसल्टेंट बनेगा, इंजीनियर बनेगा, आईआईटी में जाएगा, आईएम करेगा। दे डोंट कम इनटू वास्तु, दे डोंट सी इट एज अ करियर। बट अगर इंटेलिजेंट लोग आएंगे तो शायद इसको कोई फॉर्मुलेट भी कर पाए। जहां तक मुझे लगता है म्यूजिक इज अ गुड वे टू फॉर्मुलेट इट। सारे गामा पा, ये सारे 7 प्लैनेट्स हैं, है ना। अब लीब्रा का क्या साइन है, उसका क्या सुर है, उसको उससे मिला दो तो एक मंत्र बन जाता है। तो शनि अगर लीब्रा में है, उसकी एक धुन बन गई और वो मंत्र हो गया। अब शनि का बीज मंत्र पढ़ोगे तो शनि जो रिप्रेजेंट करता है दैट इज करियर एंड मनी, वो आपको अच्छा हो जाएगा। सो मंत्र का कंसेप्ट यहाँ से है, इट इज ऑल वेरी लॉजिकल। डू यू बिलीव दैट कि आपके बिजनेस में डर फैला के काम कराना ज़्यादा माना जाता है, या फिर ऐसा होता है ज़्यादा माना जाता है, नहीं पता नहीं। देखो आई टेल यू, एक आदमी अगर एक सर्टेन लेवल पे पहुंच जाता है ना तो ऑटोमेटिकली डरा हुआ है। सो नाउ इफ यू हैव 100 करोड़ इन योर बैंक अकाउंट, आपका डर भी थोड़ा सा आ जाएगा। आपको लगेगा कि यार आज तो है, कल अगर नहीं रहे तो। पता है कौन नहीं डरता, वो हैज नथिंग टू लूज, जिसके पास कुछ भी नहीं है उसको डर नहीं लगता किसी से। तो जाहिर सी बात है, अगर एक इंसान ने सर्टेन लेवल की तरक्की कर ली है तो उसको उस लेवल पे रुकना भी है, और वो उसके बारे में चिंतित है कि यार मेरे पास कल ये सब चला ना जाए, मेरी हेल्थ ना खराब हो जाए, मैं ये सब इंजॉय कैसे करूंगा। तो ही रिसोर्ट्स टू ऑल दीज थिंग्स। तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों को डरा रहे हैं, एक्चुअली लोग डरे हुए आ रहे हैं हमारे पास। इट इज उल्टा, हम उनको इनफैक्ट होप दे रहे हैं कि अगर आप ये कर लोगे तो यू कैन बी अश्योर्ड कि आपकी ये जो वर्चस्व है ये बना रहेगा, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो लोग ऑलरेडी डरे हुए। बट येस, देयर आर पीपल इन एवरी प्रोफेशन, नॉट जस्ट इन वास्तु। अगर एक खराब डॉक्टर है तो वो भी डराएगा, है ना। एक खराब वकील है तो वो भी 10 चीजें बता के आपको डराएगा। दैट इज द हार्ड ट्रूथ ऑफ एनी प्रोफेशन। एस्ट्रोलॉजी वास्तु में थोड़ा ज्यादा है, बट मेरे को ये लगता है कि इसमें अगर आप फियर मॉन्गरिंग टेक्निक्स यूज ना करके इसके पीछे का लॉजिक बेचो, तब भी वो उतने ही अच्छे से बेचा जा सकता है, लोगों को तब भी फायदा होगा।
एंड दे विल गो आउट विद अ स्माइल ऑन देयर फेस आउट ऑफ योर ऑफिस एंड डर के नहीं जाएंगे. काम तब भी करवाएंगे, अब भी करवाएंगे, लेकिन एक जगह आप डरा कर पैसे ले रहे हो, दैट इज एक्सटॉर्शन. एक जगह पे आप उनको लॉजिक समझा के जो गले के नीचे बात उतर रही है तब आप काम करवा रहे हो. एंड नाउ द टाइम्स वी आर सिटिंग इन, अभी मेरे लिए बिजनेस करना ईजी है क्योंकि जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो 40-50 की एज ग्रुप में है. दे आर ऑलरेडी कन्विंस्ड विद व्हाट वास्तु इज. अब आने वाले टाइम पे पीपल लाइक यू आर गोइंग टू बी इन द पावर. जेन जी इज कमिंग इन टू द पावर. दे आर वेरी लॉजिक ड्रिवन. उनको आप बताओ लॉजिक की इससे क्या होगा, लाल पेंट अगर मेरे यहाँ पे तो उससे मेरे लाइफ में क्या हो रहा है. यू हैव टू गिव देम हार्डकोर लॉजिक्स. तो जब आप डिसीजन मेकर्स बनोगे आज से 10-15 साल बाद, मुझे आप लोगों को माल बेचना है तो मुझे लॉजिक पे ही चलना पड़ेगा. यू आर नॉट स्केयर्ड ऑफ एनीथिंग. आप लोग अपनी लाइफ थोड़ी फ्री होके जीतो. पहले के लोग थोड़े ज्यादा डरते थे, तो अब लॉजिक ही चलेंगे आने वाले टाइम पे. फियर मॉन्गरिंग टेक्निक्स काफी कम हो जाएगी. क्या आपके प्रोफेशन में भी जैसे बाकी प्रोफेशंस में फ्रॉड होते हैं, हाँ. वैसे आपके में भी होता है? बिल्कुल, इसमें इजी है. इट इज लाइक मैं आपको बोलता हूँ कि ये ना जैसे डॉक्टर बोल रहा है कि यार ऑपरेशन कर रहे हैं एंड वी हैव टू डू दिस माइनर सर्जरी ऑल्सो, ये लाइफ सेविंग होने वाली है, इसमें ये पर्टिकुलर ड्रग लगेगा विच इज ऑफ 1,00,000 रुपीज. अब आप कहाँ किससे वेरीफाई करने जाओगे कि एक्चुअली ये ड्रग लगेगा क्या, क्या ये इतना इंपॉर्टेंट है. यू कैन नॉट डू इट, राइट. सेम इज आर प्रोफेशन ऑल्सो. अगर मैं आपको बोलता हूँ कि यार ये रेमेडीज है, इसमें मैं मंत्र अभिमंत्रित करवाऊंगा, 4 पंडित बैठेंगे, 108 बार मंत्र फूकेंगे, तब ये रेमेडी आपको असर दिखाएगी, आप कौन सा वेरीफाई करने जा रहे हो. तो ये बिजनेस है ना, ट्रस्ट का है. वी आर इनटू द बिजनेस ऑफ ट्रस्ट. तो जहाँ ट्रस्ट का बिजनेस होता है ना, वहाँ फ्रॉड करने के मौके भी बहुत होते हैं. बट अगर आपको लंबा टिकना है ना, तो आपको बाय दी बुक्स और अच्छे से एथिकल होके चलना चाहिए. ये है ना जुपिटर ड्रिवन काम है एस्ट्रोलॉजी में. और जुपिटर अगर खराब करा ना, तो एक बार तो पैसा कमा लोगे बट उसके बाद लाइफ में उस चीज से पैसा नहीं कमा सकते. सो एथिकल होके जब पैसा आ रहा है तो फ्रॉड क्यों करना है. बट क्या हो सकता है फ्रॉड? बिल्कुल हो सकता है. मैंने मेरी कुंडली नहीं बनवाई हुई, आप मेरे को क्या कन्विंस कर सकते हो कि कुंडली क्यों बनवानी चाहिए? मैं आपको ये कन्विंस कर सकता हूँ कि यार आज आप 20 साल के हो, अगर मैं आप कुंडली बनवाते हो, मैं आपको कुछ ऐसी बातें बता दूंगा, मैं आपको बता दूंगा व्हाट आर यू गुड एट, एंड इफ यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट नाउ, बाय द टाइम यू आर 30, जब आपका करियर एक्चुअली स्टार्ट होगा, आपको 10 साल का एक्सपीरियंस होगा उस चीज़ पे, और आप अपने कंटेम्प्रेरीज को 1 सेकंड में हरा दोगे एक्सपीरियंस से. आज आपको नहीं पता मेरे को कॉमर्स लेनी चाहिए, मुझे साइंस लेनी चाहिए, मुझे इंजीनियरिंग करनी चाहिए, मुझे आर्किटेक्चर करना चाहिए. ये सवाल का जवाब आपको दुनिया में कोई नहीं दे सकता. आप किसके पास जाओगे? क्या डॉक्टर के पास जाओगे? क्या आर्किटेक्ट के पास जाओगे? सब अपने प्रोफेशन की बढ़ोतरी करेंगे. वो कहेंगे अच्छा हाँ आर्किटेक्ट बन जाओ, देखो मैं भी कितना सक्सेसफुल हूँ. आप और कंफ्यूज हो जाओगे. एक एस्ट्रोलॉजर आपके प्लैनेट्स देख के आपको ये बता देगा कि यार तेरा मंगल स्ट्रांग है, कुछ टेक्निकल कर ले, उसमें जल्दी से कर पाएगा, अच्छे से कर पाएगा, तो आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी. एंड व्हेन यू डू इट, आपको लगेगा हाँ यार ये तो मेरे लिए बहुत ईजी था, ये आपको और किसी तरीके से पता नहीं लग सकता. तो अगर मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, यू वुड एटलीस्ट वांट टू हियर इट, है ना. और अगर आप बहुत बड़े डिसबिलीवर भी हो, तो भी आप एक बार जो सुन रहे हो, एटलीस्ट मेरे को काउंटर करने के लिए आपके कुछ तो पॉइंट होगा. 5 साल बाद अभी मेरे को बोल सकते हो ना यार तूने ये बोला था, ये तो हुआ नहीं मेरे साथ. एटलीस्ट यू विल कम बैक फॉर दैट. बट येस, दिस इज अ गुड इन्फॉर्मेशन दैट वी कैन ओनली गेट थ्रू कुंडलीज. बट हाउ कैन कुंडली हेल्प? कुंडली ये तो चलो ठीक है, आपने बता दिया कुछ मेरे को. आपने मेरे को ये बता दिया कि आने वाले 5 साल मेरे खराब होने वाले, तो व्हाट शुड आई डू? वेरी इजी. देखो आज मेट डिपार्टमेंट है, वो क्या करता है, बारिशें प्रेडिक्ट कर रहा है. अब मेरे को ये पता पड़ गया कि बारिश होने वाली है, अभी मैं उसको रोक तो सकता नहीं. ये मेरे को कैसे हेल्प कर रहा है? अगर इफ आई एम अ फार्मर, आई नो कि मुझे अपना बीज अब किस टाइम पे बोना है, उस इन्फॉर्मेशन से मैंने अपने एक्शंस को मोल्ड कर लिया टू माई बेनिफिट. अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका है ना 5 years आप कितनी भी मेहनत कर लो, यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी गुड रिटर्न्स. बट 5 साल के बाद लाइफ टाइम आप काम करोगे, आपको अच्छे रिटर्न्स आएंगे. सो अब आप इस 5 साल में काम करके अपना टाइम वेस्ट मत करिए, आप अपना आपको अपस्किल करिए, एंड उन 5 साल के बाद जो समय आएगा उसके लिए अपना आपको इक्विप करिए, रेडी करिए, सो दैट जब अच्छा टाइम आए तो आप पहले दिन से रॉकेट बन जाए और अच्छा पैसा कमाए. लेकिन ये जो 5 साल जो थोड़ा सा लाउजी पीरियड है, इसमें अपना आपको पढ़ाई करें, अपस्किल करें, नई चीजें सीखें और अपना आपको तैयार करें. दैट इज व्हाट एस्ट्रोलॉजी कैन हेल्प यू फॉर. इट इज नॉट फॉर प्रेडिक्शन, इट इज फॉर डायरेक्शंस. न्यूमरोलॉजी के बारे में थोड़ा और डेप्थ में बताएं सर. न्यूमरोलॉजी आज मैं आपको नहीं जानता, ठीक है. मेरे को आपके साथ काम करना है, सपोज मेरे को आपको पैसा उधार पे देना है या मेरे को आपको हायर करना है, ठीक है. अब मैं आपसे आपका टाइम ऑफ बर्थ पूछूंगा तो आप थोड़े से स्केप्टिकल हो जाओगे ना कि यार मैं दूं या ना दूं, पता नहीं कुंडली बनवा रहा है, क्या सुपरस्टिशन है. मैं आपसे नहीं पूछ सकता. बट डेट ऑफ बर्थ एक ऐसी चीज है जो बहुत इजीली मिल जाती है. हो सकता है आपके फेसबुक अकाउंट पे हो
हो सकता है आपके आधार CV कार्ड में या होगी, किसी पे हाँ। CV पे होगी, इट इज़ वेरी इजी टू प्रोक्योर। अब उस डेट ऑफ बर्थ को यूज करके अगर मुझे आपके बारे में पता चल जाए कि ये बंदा कम्युनिकेशन में अच्छा है, लीडरशिप इसमें क्वालिटी ज़्यादा है, ये ट्रस्टेबल बंदा है, इसकी स्ट्रेंथ ये है, इसकी वीकनेस ये है, तो मेरा डिसीजन कितना अच्छा हो जाएगा। सपोज मैं आपको मार्केटिंग के लिए हायर कर रहा था, बट अब मेरे को आपकी डेट ऑफ बर्थ पता पड़ गया और उससे मुझे समझ आया कि इसका सैटर्न स्ट्रॉन्ग है, ही कैन बी वेरी गुड एट ऑपरेशंस, तो मैं आपको ऑपरेशंस के लिए हायर कर लूंगा। एंड यू डोंट इवन नो कि आप ऑपरेशंस में अच्छे होने वाले हो, क्योंकि किसी ने आपको बताया नहीं कभी। तो मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ से आपको पीछे से देख के मैंने आपको ऑपरेशंस के लिए हायर कर लिया, एंड यू डोंट इवन नो कि मैंने आपके लिए इस तरीके से पैरामीटर पे आपको जज करा है, बिकॉज मैंने तो न्यूमरोलॉजी करवा ली, मैंने आपसे कोई इन्फॉर्मेशन ली नहीं। तो ये मेरे को थोड़ी सी पावर दे रहा है ओवर समवन हु इज अ स्ट्रेंजर टू मी। एक स्ट्रेंजर जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते, न्यूमरोलॉजी की मदद से हम उसको एटलीस्ट 30-40% प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो इंसान कैसा होगा, विच इज अ गुड परसेंटेज। तो ये जो सेलिब्रिटीज की जो गाड़ियों का नंबर, ब्रांड के नाम, ये और जो मूवीज के नाम भी हैं, इन सब के लिए भी होता है? 100% होता है। आप देखिए बॉलीवुड तो आई थिंक इज द बिगेस्ट बिलीवर इनटू ऑल दीज थिंग्स। मूवी टाइटल्स आर नेम लाइक दिस। द लॉन्गेस्ट रन टीवी सीरीज कौन सी थी? क्योंकि शास्त्री की भी बहुत ही कहानी कर करके आई थिंक हर घरों में चला है, वो 10 साल तक चला है। उसकी आप स्पेलिंग आज देखिए, इट इज नॉट अ नॉर्मल स्पेलिंग, वो न्यूमरोलॉजी करीबी स्पेलिंग्स है, उसमें अल्फाबेट्स रिपीटेड है या चेंज्ड है। आप सेलिब्रिटीज अजय देवगन देख लीजिए, रोहित शेट्टी की कोई भी मूवी देख लीजिए, सूर्यवंशी, ये सब संजय भी जुमानी नाम के एक एस्ट्रोलॉजर है, ही कंसल्ट्स देम। तो ये सब न्यूमरोलॉजी करते हैं। दीज आर बिग प्रोजेक्ट्स आई एम टॉकिंग अबाउट। आज एक मूवी सूर्यवंशी जैसी 100 करोड़ की बन रही है, तो 100 करोड़ इज अ बिग नंबर, और उनको उससे 400-500 करोड़ कमाना है। इतने इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने के लिए वो जो टाइटल है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से रख रहे हैं, वो अपना नाम उस हिसाब से रख रहे हैं। आई थिंक देयर इज अ ब्रांड, दीपिका पादुकोण की ब्रांड है 82 डिग्री ईस्ट, समथिंग लाइक दैट। उसका सिग्निफिकेंस इज डिफरेंट, वो इक्वेटर की लाइन होती है, वो उससे रेजोनेट करती है, बट वास्तु में 82 डिग्री ईस्ट पे महेंद्र की एंट्री है, विच इज द बेस्ट एंट्रेंस इन वास्तु। वास्तु में 32 एंट्रेंसेज होती हैं, उसमें से बेस्ट इज जो 82 डिग्री पे आती है। सो आई वुड लाइक टू से कि हो सकता है उनको किसी वास्तु कंसल्टेंट ने भी एडवाइस करा हो कि 82 डिग्री इज वेरी पावरफुल। इवन माई कंपनी नेम इज 265 डिग्री कंसल्टेंट्स। 265 डिग्री इज अ वेरी पावरफुल पोजिशन। इनफैक्ट दिस इज अ ग्रेट रेमेडी। अगर आपके लाइफ में कोई ऐसी चीज है ना जो आपको चाहिए ही चाहिए, इट दिस रेमेडी ओनली वर्क्स फॉर समथिंग दैट यू रियली वांट। अगर आपको लगता है ये मेरे को सालों से चाहिए और ये नहीं मिला तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, देन व्हाट यू हैव टू डू इज एक येलो पेपर पे यू राइट इट डाउन व्हाट यू वांट, है ना। येलो पेपर क्यों? येलो पेपर इसलिए बिकॉज वहां पे जो देवता है पुष्पदंत, ही रिलेट्स विद येलो कलर मोर। उस जगह का एलिमेंट जो है उसका कलर येलो है। वो आपने लिखा पेपर पे, यू टेक सम चॉकलेट्स, यू टेक सम अनियन सीड्स जिसको कलौंजी बोलते हैं, ये उस देवता के लिए प्रसाद है, बेसिकली इसका माइथोलॉजिकल रेफरेंस है। ये तीनों चीजें आपने एक डब्बे में डाली और अपने घर के सेंटर में खड़े होकर 265 डिग्री देख लीजिए, वहां पे जाके रख दीजिए उसको। देयर इज अ वेरी गुड चांस दैट दैट विश गेट्स फुलफिल्ड, दैट गेट मैनिफेस्टेड, है ना। इट माइट साउंड वेरी absurd, नॉट लॉजिकल इन आउट, बट आपकी विश तो वैसे भी पूरी नहीं हो रही। माइट एज वेल ट्राई दिस, बिकॉज वी हैव ट्राइड दिस इन लॉट ऑफ केसेस एंड इट हैज वर्कड, एंड दैट इज व्हाई माय कंपनी नेम आल्सो कम्स विद दिस। ये विष्णु की जगह है, बेसिकली विष्णु के जो असिस्टेंट है दैट इज पुष्पदंत। तो अगर आज मुझे कुछ काम गवर्नमेंट से करवाना है तो मैं पीएम को नहीं बोलूंगा ना, मैं उसके असिस्टेंट से बात करूंगा, वही मेरा काम करवा देगा। तो विष्णु को आप सीधा नहीं बोलोगे, ही इज वेरी बिजी इन टेकिंग केयर ऑफ द वर्ल्ड। आप उसके असिस्टेंट पुष्पदंत तक अपनी अर्जी पहुंचा दोगे तो बहुत अच्छे चांसेस है कि वो पूरे हो जाए। सो वास्तु में ये सब चीजें भी हो सकती हैं। तो ये नंबर्स कैसे काम करते हैं, कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं? वेरी सिंपल। सपोज समवन इज बोर्न ऑन 20th October 1993, सो 20th यानी कि 2 + 0 दैट इज 2, सो दिस बिकम्स माई बेसिक नंबर। इससे मेरा नेचर पता पड़ेगा कैसा है, एंड मैं टोटल करूंगा 2 + 0 + 1 + 0 + 1 + 9 + 9 + 3, इससे मेरा एक नंबर आएगा विच कम्स आउट टू 7। ये मेरा डेस्टिनी नंबर हो गया। सो बेसिक नंबर बेसिकली होता है कि मेरा नेचर दिखाता है। तो 2 नंबर इज फॉर मून, तो मून के जो भी एट्रीब्यूट्स हमें फिजिकली दिखते हैं वो मेरे नेचर में आ जाएंगे। अब मैं मून को देखता हूँ तो मुझे क्या पता है कि इट्स कॉल्ड अर्थ्स ओन सैटेलाइट, क्योंकि वो अर्थ से अटैच्ड है। तो मून वाले लोग बहुत अटैच्ड होते हैं। मून पानी से रेजोनेट करता है, मून के वैक्सिंग और वेनिंग से पानी में हाई टाइड लो टाइड जाती है। हम 70% वाटर के बने हैं, तो मून के हाई टाइड लो टाइड होने से हमारा जो इमोशनल फैक्टर होता है वो ऊपर नीचे जाता है। यू विल सी सम पीपल फील रियली गुड व्हेन इट इज फुल मून, some people feel very depressed when the moon is waxing or when the moon is waning। तो वो उनके अंदर जो पानी है, जो 70% वाटर है, दैट इज गेटिंग फ्लक्चुएटेड। सो मून का डायरेक्ट इम्पैक्ट है। 7 नंबर मेरा डेस्टिनी आया। 7 नंबर शोज केतु का नंबर है, लक दिखाता है, ऑकल्ट दिखाता है। आई एम इनटू द फील्ड ऑफ ऑकल्ट।
सो ये टोटली रेजोनेट ऐसे करता है. तो नंबर्स के पीछे एक एनर्जी. अच्छा, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई? मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ बताया. मतलब आई दिस इज ऑन टॉप ऑफ माय हेड ऑफ कोर्स. या तो इसको मान लो हमने कैलकुलेट कर लिया, अब मेरा मान लो 6 आ रहा है जी. तो उसका क्या होता है? 6 नंबर वीनस का है. वीनस इज सेड टू बी दी ब्राइटेस्ट स्टार. उसको स्टार बोलते हैं, ऑल्दो इट्स अ प्लैनेट, पर उसको स्टार बोलते हैं क्योंकि वो इतना चमकता है. सो एनीथिंग विच इज ग्लिटरी, जो कि सुंदर है, जो कि चमकता है, आप अगर उस चीज का काम करते हो तो आपको लीस्ट रेजिस्टेंस आएगी, बिकॉज आपका डेस्टिनी 6 है. ठीक है. सो वीनस का काम क्या हो गया? जो भी चीज चमक रही है, सुंदर है, आप कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में चले गए, आप क्लोथिंग इंडस्ट्री में चले गए, आप फिल्म इंडस्ट्री में चले गए, ये सारा का सारा चकाचौंध से रिलेटेड है, सुंदरता से रिलेटेड है. तो आपको इसमें नेचुरली काम करने में मजा भी आएगा और आपको तरक्की भी मिलेगी, क्योंकि आपका डेस्टिनी नंबर 6 है. यू रिलेट विद द प्लैनेट 6 मोर देन एनीवन एल्स, बिकॉज आप 6 नंबर पे पैदा हुए हो. दैट इज सर फॉर द पीपल माय एज, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं पर फ्रीलांस करके काम करना चाहते हैं, छोटे पॉकेट मनी सबको चाहिए होती है जी, उसके लिए भी कुछ रेमेडीज होती हैं या फिर क्या देख सकते हैं? उसके लिए देख सकते हैं कि बेसिकली ऐसा मेरा कौन सा स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है जिसका मुझे लॉन्ग टर्म में काम करना चाहिए. सपोज आई फिगर्ड आउट कि मेरा सन अच्छा है, सो मेरा लॉन्ग टर्म गोल है कि मेरे को IAS क्रैक करना है. अब उसमें मेरे को 4-5 साल 6 साल लग जाएंगे, बट अब मुझे साइड में इनकम तो चाहिए है. तो मैं देखूंगा मेरा सेकंड बेस्ट प्लैनेट कौन सा है. यार मरकरी अच्छा है. सेकंड बेस्ट कैसे पता चलता है? वो देयर आर वेज है ना. कुंडली में आप अगर देखोगे तो कौन से हाउस में बैठा है, कौन से राशि में बैठा है, उससे यू कैन फिगर आउट. न्यूमरोलॉजी से देखोगे तो वो नंबर आपका कितनी बार रिपीट हो रहा है, आपका बेसिक है, डेस्टिनी है, कार्डिनल नंबर है, ये सब उसके कैलकुलेशंस है. बट समहाउ यू फिगर आउट कि हाँ 1 नंबर मेरा प्राइमरी नंबर है, तो IAS तो मेरा लॉन्ग टर्म गोल है, बट उस बीच मुझे पैसा चाहिए और मेरा सेकंड बेस्ट प्लैनेट मरकरी है, तो मैं किसी चीज की ट्रेडिंग स्टार्ट कर दूंगा या मैं कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में चले जाऊंगा, बिकॉज मरकरी इज ऑल अबाउट ट्रेडिंग, कम्युनिकेशन, रिसर्च, ये सब चीजें होती हैं. तो इस चीज में मैं चले जाऊंगा. तो दैट इज हाउ आई कैन फिगर आउट व्हाट आई एम गुड एट थ्रू माय न्यूमरोलॉजी एंड आई विल स्टार्ट डूइंग दैट वर्क. अगर वास्तु इतना काम करता है तो हमें हमारे स्कूल्स में या फिर कॉलेजेस में या फिर कोई भी डिग्री, कोई भी टॉपिक, कोई भी ऐसी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट क्यों नहीं है? देखिए आज तक नहीं था, अब इसके बहुत सारे कोर्सेज चालू हो गए. इनफैक्ट रिसेंटली देयर वाज अ न्यूज़ कि IIT खड़गपुर में आई थिंक इट हैज बीन अ मैंडेट दैट जो आर्किटेक्चरल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वास्तु विल आल्सो बी अ सब्जेक्ट. सो IIT हैज इंट्रोड्यूस्ड इट व्हिच इज लाइक द मोस्ट सुपीरियर इंस्टीट्यूट इन इंडिया. सो उसने ये पहल करी है एंड आई एम श्योर इस पहल की वजह से और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स भी, स्कूल्स भी इसको अडेप्ट करेंगे एंड लोग सिखाएंगे. मेरा भी एक मोटिव है कि मैं एक दिन बहुत लोगों को पढ़ाऊं. आई ऑल्सो टेक कोर्सेज, छोटे लेवल पे लेता हूं अभी, बट आई विल एक्सपैंड इट सून. आपकी वेबसाइट का नाम? मेरा 265 डिग्री कंसल्टेंट्स के नाम से एक इंस्टाग्राम पेज है जिस पर आई कॉन्स्टेंटली पुट लॉट ऑफ फ्री कंटेंट विच इज वेरी यूजफुल. तो आप फॉलो कर सकते हैं. यू कैन सी वहां से आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं. कोर्स जब मैं आता हूँ तो आई अनाउंस इट ऑन माई पेज. येस आई डू कोर्सेज बट नॉट दैट फ्रीक्वेंटली. But now I am expanding. I am making my business autopilot so that I can invest my more time into educating people about this subject. That is my ultimate goal. So there are a lot of people like me. आपकी DOB में भी कुछ ऐसा आता है कि एजुकेशन वाला, टीचिंग वाला? टीचिंग वाला मेरे डेट ऑफ बर्थ में भले ही ना आते हो, बट आई एम इन लव विद दिस सब्जेक्ट एंड आई वांट पीपल टू नो अबाउट दिस सब्जेक्ट. तो अब अगर नहीं भी आता होगा ना तो भी पढ़ाऊंगा. पर वो तो फिर बेनिफिशियल नहीं होगा ना. रेजिस्टेंस है. ऐसा नहीं है कि मेरे कुंडली में नहीं लिखा तो मैं वो चीज कर नहीं सकता. मेरे को उसमें रेजिस्टेंस थोड़ी ज्यादा आएगी. देखो ना, मैं 2 साल से सोच रहा हूँ कि आई विल स्टार्ट माय कोर्स, मैं नहीं कर पाया अभी तक फॉर सम और द अदर रीजन, है ना. तो वो रेजिस्टेंस आ रही है. बट ऐसा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, दैट इज नॉट द केस. पर जो आपकी कुंडली में है वो आप सोचोगे तो वो हो जाता है 100%. डू नॉट लेट एनी एस्ट्रोलॉजर टेल यू दैट यू कैन नॉट डू दिस पर्टिकुलर थिंग. उनको बस ये पूछो मेरे को ये करना है, मेरी कुंडली में भले ही नहीं लिखा, यू टेल मी द वेज ऑफ हाउ कैन आई अचीव दिस. Don't try to temper with my goals. My goals are pre-decided. You tell me the way of how can I achieve it. That's why I always say astrology is all about directions to get to a certain point. It's not about predictions. ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा is irrelevant. ये कैसे होगा ये बताओ. That is when you are a good astrologer. I think this is a good point to end our podcast. Yeah. हमें पता होना चाहिए कि क्या है हमारी कुंडली में, सारी चीजें हैं पर वो हमें डिफाइन नहीं करती है. हम उसकी हेल्प लेके आगे बढ़ सकते हैं और कुछ अपने उस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं. So sir, thank you so much. Thank you so much for having me. You are doing an incredible job. Thank you so much for having me. Thank you. आप सर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बोलना है.
कंफ्यूज्ड इडियट्स मेरे चैनल का नाम है। हाँ, आपको कहना है कि लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब। I would urge everyone to यहाँ पे देख, I would urge everyone to like, share, and subscribe Confused Idiot channels. This guy is doing an incredible job, and he is taking an initiative to give you a quality content. Thank you. थैंक यू सो मच, थैंक यू।